अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल रात न्यू जर्सी मेट लाइफ स्टेडियम एक मैच ख़त्म होता है। स्पेन और अर्जेंटीना जो है वो आपस में खेलते हैं। स्पेन दुनिया का चैंपियन बन गया है, लेकिन दोस्तों हज़ारों मील दूर एक और जगह है जहां पर लोग खुशी से रो रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां 2 साल से सिर्फ मौत का मलबा है, भूख है, डर है। वो जगह है गज़ा। गज़ा में लोग स्पेन की जीत पे ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे ये उनकी अपनी जीत हो। सवाल ये है कि गज़ा का स्पेन से क्या ताल्लुक है? एक फुटबॉल का मैच अचानक गज़ा और इजराइल की लड़ाई कैसे बन गया, और उसके एक लड़के ने क्या किया जो गज़ा के मलबे पे इस वक्त हीरो बन के बैठा हुआ है। और उस स्टेज पे ट्रंप के साथ क्या हुआ जो पूरी दुनिया देख रही थी और ट्रंप पे हंस रही थी। ये पहला हिस्सा है, और दूसरे हिस्से में मैं आपको उस जंग की तरफ लेकर जाऊंगा जहां ईरान ने अमेरिका के अड्डों पर वो किया है जो अमेरिका कभी रोक नहीं पाएगा। 2 अमेरिकन फौजी मरे हैं, लेकिन अमेरिका इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है? यह सबसे बड़ी खबर है आज की, और एक राज जो अमेरिका की पूरी ताकत को बेबस कर देती है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो खबरें तो तज्ज़िये आपको यहाँ मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। और फेसबुक पर अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो सिर्फ पेज को फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैच की। अच्छा, ये कोई आम फाइनल नहीं था। स्पेन पूरे मैच में बहुत अच्छा खेला है, और अर्जेंटीना पूरे मैच में गुस्से में खेला है। फाउल पे फाउल होते जा रहे हैं, लड़ाइयों पे लड़ाइयां हुई जा रही हैं। अर्जेंटीना को 6 येलो कार्ड्स मिले थे, और 90 मिनट के करीब एंजो फर्नांडिस ने एक बेवकूफाना फाउल किया और रेड कार्ड लेकर मैदान से बाहर हो गया। अब अर्जेंटीना सिर्फ 10 खिलाड़ियों पर रह गया था, और जैसे ऐसा होता है कि जब एक टीम कमजोर पड़ जाए दूसरी टीम गालिब आ जाती है। और 116वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस ने वो गोल कर दिया जो स्पेन को चैंपियन बना गया। और जीत के बाद टोरेस ने जो कहा वो दिल को छू गया। ये गोल 47 मिलियन लोगों का था, ये सिर्फ मेरा या 26 खिलाड़ियों का नहीं था, यानी पूरे स्पेन का था। और अर्जेंटीना हार गया, लेकिन असल कहानी हार के बाद शुरू होती है। नाज़रीन, जैसे ही आखिरी विसल बजी मैदान में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है आप लोगों ने मैच में देखा हो, और पूरी दुनिया ने नाज़रीन इसको टीवी पे देखा। अर्जेंटीना के लियोनार्डो पेड्रेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया को गले से पकड़कर धक्का दिया। गार्सिया गिर गया, फिर पेरेडेस ने स्पेन के गावी को जमीन पर गिरा दिया, उसको भी रेड कार्ड मिला। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के एक असिस्टेंट कोच पे इल्जाम लगा कि उसने स्पेन के दानी ओल्मो को मारा है। और सबसे शर्मनाक बात क्या थी, जब स्पेन अपनी ट्रॉफी ले रहा था अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने अपनी पीठ फेर ली थी, जीतने वाली टीम का एहतराम नहीं किया। डैनिश साबिक सियासतदान है रासमुस यारलोव, उन्होंने लिखा कि अर्जेंटीना वालों का रवैया बहुत बुरा और शर्मनाक था जब वो एक बेहतर टीम से हार गए। और मीडिया ने इस पूरे मंजर को बार रूम झगड़ा कहा, यानी शराब खाने का झगड़ा, और खेल की रूह के खिलाफ लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो सिर्फ मैदान की बात है। असल कहानी इस मैच के बाहर हो रही थी। नाज़रीन, आप समझिए असल बात होती क्या है। ये मैच सिर्फ स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान नहीं था, यह मैच 2 मुख्तलिफ सोचों के दरमियान था, और इसकी जड़ फुटबॉल में नहीं सियासत में दबी हुई थी। अब सुनिए कैसे। स्पेन वो मुल्क है जिसने 2024 में फ़लस्तीन को एक मुल्क तस्लीम किया। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने पूरे यूरोप में इजराइल की गज़ा जंग के सबसे बड़े नाक़िदों में से गिरा जाता है। और अर्जेंटीना के सदर हैं यावियर मिलेई, इजराइल के सबसे बड़े दोस्तों में से एक है। उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ज़ायोनिस्ट यानी सेहूनी सदर कहा है। उसने अर्जेंटीना का सफारतखाना यरूशलेम ले जाने का ऐलान किया है, और इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुद एक पॉडकास्ट पे कहा है कि मैं वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ढूंढता हूँ। मैं छुपाता नहीं हूं कि मैं अर्जेंटीना का फैन हूं, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर इजरायली शहरी भी अर्जेंटीना के फैन हैं, क्योंकि सदर मिली ने इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात बदल दिए हैं, और हमारा उनसे बड़ा कोई दोस्त इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनकी हिमायत करते हैं। ये अल्फाज से नेतन्याहू के।
यानी इजराइल का वजीर आजम खुद अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन है और इजराइल के सबसे सख्त गिर वजीर बेन गवीर ने भी अर्जेंटीना की जीत पर जश्न मनाया था। और इजराइल का एक सर्वे है कि 38% इजरायली अर्जेंटीना को अपनी पसंदीदा टीम मानते हैं। यानी एक तरफ स्पेन जो फलस्तीन के साथ खड़ा था, दूसरी जानिब अर्जेंटीना जो इजराइल के साथ था। यानी ये स्पेन की जीत नहीं है, ये बेसिकली गजा की जीत है। गजा ने इजराइल को हराया। और तेल अवीव जहां मेसी की शर्टें पहनते हुए लोग जश्न की तैयारियां कर रहे थे, वहां पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है नाज़रीन। और अब एक लड़की की कहानी आपको सुनाता हूं। इसका नाम है लमीन यमाल, सिर्फ 19 साल का है। उसके वालिद मोरक्को से हैं और इस साल मई में जब उसकी टीम बार्सिलोना ला लीगा जीती तो पूरा शहर जश्न मना रहा था। यमाल ने एक काम किया, उसने खुली बस पे खड़े होकर एक झंडा लहराया, फलस्तीन का झंडा। सिर्फ 14 सेकंड, लेकिन उन 14 सेकंड्स ने उसको गजा के दिलों में हमेशा के लिए बिठा दिया, उतार दिया। और जब इजराइल के वजीर ने इस पे तनकीद की तो स्पेन के वजीर आजम शांचेज ने पता क्या कहा? वो कहता है यमाल ने सिर्फ वो किया जो उसको करना चाहिए था। वो एक हमदर्द इंसान है जो लाखों स्पेन के रहने वालों का दर्द महसूस करता है। और गजा में अल-शाती रेफ्यूजी कैंप के अंदर एक तबाहशुदा इमारत के मलबे पे फिलिस्तीनी फनकारों ने यमाल की एक तस्वीर बनाई। अब सोचिए इस मंजर को दोस्तों, एक बिल्डिंग जिसे बम से उड़ाया गया है और उसके मलबे पे एक 19 साल के लड़के की तस्वीर है। और वो 19 साल का लड़का अहले गजा के लिए कप जीत कर लाता है। अब वो उसके लिए सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं रहा, ये उनकी आवाज बन गया है। और मशहूर फ़लस्तीनी शायर मुसाब अबू तोहा ने यमाल की पोस्ट पे लिखा कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं गजा से। और टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क के बीच स्पेनिश फैंस झंडे लहराते हुए एक नारा लगा रहे थे। ये भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, फ्री 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 पैलेस्टीन, फ़लस्तीन को आज़ाद करो। ये स्पेन की आवाम का नारा था। हालांकि उनकी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन उसमें भी वो अहले फ़लस्तीन को याद कर रहे थे। और अब वो 2 लम्हे जो पूरी दुनिया में वायरल हो गए नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला लम्हा, मेडल की तकरीब। यमाल अपना मेडल लेने आता है और फीफा के सदर से हाथ मिलाता है, गले मिलता है और फिर उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ आता है और यमाल एक लम्हे के लिए रुक जाता है। वो नीचे देखता है, सोचता है और फिर हाथ मिलाता है एक हल्के से सर के इशारे के साथ। अब मैं आपको सोच के जरा बताता हूं, आप भी सोचिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने हाथ मिलाने से इनकार किया। वो बेसिकली होता क्या है, वो हाथ उसने मिलाने से इनकार नहीं किया, उसने हाथ मिलाया, लेकिन वो लम्हे भर के लिए झिझका, जो कि नोट हो गया। इस 19 साल के लड़के ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के सामने हाथ आगे करने से एक लम्हे के लिए इनकार किया था। और जब उसी यमाल ने स्पेन के बादशाह से हाथ मिलाया तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। अब फर्क साफ जाहिर हो गया दोस्तों। और दूसरा लम्हा पता है क्या है, और ये और भी दिलचस्प है। जब स्पेन की टीम ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार थी तो ट्रंप स्टेज से हटाने वो वहीं खिलाड़ियों के बीच खड़ा रहा। और जो लम्हा चैंपियंस का होना चाहिए था उसमें एक मेहमान खड़ा है और फीफा का सदर बार बार ट्रंप से कह भी रहा है कि भाई नीचे उतर जाओ, और वो नीचे उतरने से इनकार कर रहा है और दुनिया इस पे हंस रही है। ये बड़ा दिलचस्प मंजर था दोस्तों। आपको याद है सिर्फ 12 दिन पहले ट्रंप ने स्पेन के बारे में क्या कहा था कि नेटो के एक इजलास में उसने कहा था स्पेन नेटो का एक बुरा पार्टनर है, वो पैसे नहीं देता, उसने सारी तिजारत जो है वो बर्बाद कर दी है, हम स्पेन से सारी तिजारत काट देंगे। और 12 दिन के बाद वही ट्रंप स्पेन की टीम के साथ स्टेज पे खड़ा कह रहा है कि मुझे स्पेन से कोई मुश्किल नहीं है, कोई तनाव नहीं है, मुझे किसी से कोई तनाव नहीं है। 12 दिनों के अंदर अंदर इस आदमी ने पूरी की पूरी पलटी मार दी है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया फुटबॉल देख रही थी, एक और जगह वहां पर आग बढ़ रही थी। मैं अब आपको लेके आता हूं जंग की तरफ। ईरान अमेरिका पे 9 मुसलसल रातों से बमबारी कर रहा है और ईरान ने जवाब दिया, और इस बार जवाब ऐसा था कि जो अमेरिका रोक नहीं पाया। अल मैदान न्यूज़ के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया है कि एक ड्रोन हमले में कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पे अमेरिका के एक इब्तदाई इंतहाई रडार सिस्टम, यानी बेसिकली ये कह लें कि अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम कहते हैं उसको, इब्तदाई इंतहाई रडार सिस्टम, उसको तबाह कर दिए। अब ये होता क्या है? अर्ली वार्निंग रडार यानी इब्तदाई इंतबाही रडार, ये वो आंख होती है जो दुश्मन के हमले की पहले से खबर देती है। जैसे घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा होता है जो चिल्लाकर बता देता है कि बच जाओ,
और जब ये रडार तबाह हो जाए तो फौज अंधी हो जाती है, उसे पता नहीं चलता कि हमला कब आएगा। और ईरान ने ठीक उस आंख को फोड़ा है। साथ ही एक और हथियारों का गोदाम जो है उसको भी उड़ाया है और MQ-9 ड्रोन का जो हैंगर है उसको भी उड़ा दिया। और IRGC ने कुवैत के लोगों से खिताब करते हुए कहा है कि यह जमीन एक दहशतगर्द फौज के लिए महफूज पनाहगाह नहीं होनी चाहिए, जो कम से कम 10 इस्लामी मुल्कों पे हमला कर चुकी है और लाखों लोगों को मार चुकी है। और इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ा वार क्या है? उर्दन के अंदर दोस्तों, यहां पे मुवाफिक सॉल्टी एयरबेस, जिसका पहले मैंने जिक्र किया था, यहां पे एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां ईरान के हमले में 2 अमेरिकन फौजी मारे गए थे, 1 लापता 4 जख्मी। और ये ईरान का दावा नहीं, अमेरिका की अपनी सेंट्रल कमांड ने इसे कंफर्म किया। लेकिन इस हमले में एक राज छुपा है। साबिक अमेरिकन कर्नल है डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई कि IRGC की खबर के मुताबिक, यानी उनके अंदर की खबर के मुताबिक, जॉर्डन के, उर्दन के अपने कुछ फौजी और आम शहरी ईरान को उन अमेरिकन तैयारों की ठीक जगह बता रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। अमेरिका के अपने मेजबान मुल्क में उसके अपने अड्डों के अंदर से कोई ईरान को मालूमात दे रहा है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि जॉर्डन के मुहतरम लोगों और फौजियों, आपके मुखलिसाना ताउन और दुरुस्त मालूमात का शुक्रिया। ये अल्फाज से IRGC, इस ताउन ने इस्लाम के मुजाहिदीन को, अमेरिकन फोर्सेस को ठीक निशाना बनाने में मदद दी। ये भी IRGC के अल्फाज थे। और अब इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसके 2 मतलब है। एक, अगर ये सच है तो अमेरिका के अड्डों के अंदर उसके अपने दोस्तों में गुस्सा पकड़ा है, लोग अपने मुल्क की सरजमीन अमेरिका को देने पर नाराज हैं। और दूसरा, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गया, क्योंकि अगर अंदर से मालूमात निकल रही हैं तो कोई दीवार, कोई पहरा महफूज नहीं है। और इस पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा अब आ चुका है, वो राज जो अमेरिका की पूरी ताकत को बेबस कर देता है। एनालिस्ट है शनाका, उन्होंने एक बड़ी कमाल बात समझाई है, ये जंग का उसूल उलट देगी पूरी जंग का। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर की हर चीज मार सकता है। अब जरा गौर से सुनिएगा इस हिस्से को। अमेरिका ईरान के अंदर की हर चीज मार सकता है, उसके लॉन्चर, उसके रडार, उसका अमला, लेकिन जंग का दिमाग यानी टारगेटिंग सिस्टम जो बताता है कि निशाना कहां है, वो ईरान के अंदर है ही नहीं। वो आसमान में है, सैटेलाइट में है। अब इस पूरे निज़ाम को समझिए, मैं मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए एक तीरंदाज है, उसके पास तीर है, कमान है, ताकत है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं और उसके कंधे पे एक दूसरा इंसान खड़ा है जो देख सकता है। तो वो तीरंदाज कान में कहता है थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, अब छोड़ो, तीर निशाने पे लगता है। सवाल यह है कि आप तीरंदाज को मार सकते हैं, लेकिन वो जो शख्स कंधे पे बैठा है वो आंख बन के किसी न किसी तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो बहुत दूर है, आसमान में है, और उस तक आपका हाथ नहीं पहुंचता। यही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान के जो मिसाइल हैं वो तीर हैं और उनकी आंख जो है वो चाइना और रूस के सैटेलाइट्स हैं। शनाका बताते हैं कि ईरान ने 2024 में एक चाइनीज सैटेलाइट खरीदा था जो आधे मीटर तक साफ तस्वीर ले सकता है, यानी उसका जो डिस्टेंस है वार करने का वो मैक्सिमम आधा मीटर का चूकना है, उसमें इससे ज्यादा नहीं है। यानी इतनी साफ कि वो जमीन पे छोटी चीज तक देख सके। और रशिया ईरान को अमेरिकन जंगी जहाजों और तैयारों की ठीक जगह बताता है। और अब अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी, अमेरिका उन सैटेलाइट्स को मार क्यों नहीं सकता? यही सवाल जिसको मैं पहले वाली बात में बता चुका हूं आपको। असल सवाल ये, क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो सैटेलाइट ईरान के नहीं है, वो चाइना और रशिया के। और अगर अमेरिका उन पे हाथ डाले तो एक जंग 3 जगहों में बदल जाएगी। अमेरिका चाइना से भी लड़ाई मोल ले लेगा, रशिया से भी। यानी अमेरिका के पास ताकत तो है लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और शनाका ने इसका जो निचोड़ निकाला है वो बहुत कमाल है। वो कहते हैं शूटर अंदर है, सेंसर ऊपर है, यानी चलाने वाला ईरान के अंदर है लेकिन देखने वाली आंख आसमान में है जहां अमेरिका का हाथ नहीं पहुंच सकता। और इसका नतीजा ये है, शनाका कहते हैं कि ईरान चाहे कम मिसाइल चलाए लेकिन जो बचेंगे, जो मिसाइल पहुंचेंगे वो दुरुस्त पहुंचेंगे। और इस तरह एक छोटा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को तिगनी का नाच नचा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी की मात देकर दोस्तों। और अब यहां पर मैं एक ऐसी खबर देता हूं आपको जो इस जंग को एक नई सतह पर ले जाती है। हुर्मुज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब एक ऐसी चीज सोच रहा है जो उसने पहले कभी नहीं की, कुवैत में अमेरिकन अड्डों पे जमीनी हमला।
दो मोतबर ईरानी शख्सियात हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है मेहदी खनलजादे, और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका नाम है मनोशर मुत्तकी। ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं, दोनों मुत्तकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान ज़रूरत पड़ने पे अमेरिकन फ़ौजियों को कैदी बना लेगा। ईरान कर सकता है। अब यहाँ मैं आपको सच बताता हूँ, बैलेंस के साथ बताऊँगा आपको इस पूरे इसके तज्ज़िये के ऊपर कि क्या ये इतना आसान है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान से कुवैत पहुंचने के लिए ईरानी फौजियों को इराक से गुजरना पड़ेगा और अमेरिका की फजाई बर्तरी उन फौजियों को आसमान से निशाना बना सकती है। और जो जीसीसी कंट्रीज हैं, उन मुल्कों के लिए भी ये एक रेड लाइन होगी। तो फिर ईरान ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक पैगाम है। ईरान कह रहा है कि अब कोई भी सियासी सरहद महफूज नहीं रहेगी। अगर तुम पहले हमले जारी रखोगे तो हम मुकम्मल जारहाना कार्रवाई की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी ईरान अमेरिका को दिखा रहा है कि उसके पास अभी कई पत्ते बाकी हैं जो उसने अभी खोलने हैं। तो दोस्तों, तस्वीर जो है वो बड़ी भयानक होने जा रही है। अब आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा मरहला। ईरान अब टिट फॉर टैट नहीं कर रहा। वो ये समझ रहा है कि अगर अमेरिका एक मारेगा तो मैं दो मारूंगा। और यही वजह है नाज़रीन कि जिसके बाद अमेरिका के हमलों की शिद्दत में कुछ कमी आई है। वरना अमेरिका ने ऐलान यही किया था कि वो ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। आपको तज़िया कैसा लगा, खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताया करें, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जिसको मैं अपनी वीडियो में बतौर तज़िया शामिल करता हूं। तो कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।